फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा विचार। ओके, संज्ञा प्रकरण पर फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाने वाली हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ ज़रूर इस क्लास को शेयर करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हिंदी शब्दों की संरचना पर मुख्यतः दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। तो पहला जो भाग होता है वो होता है व्युत्पत्ति भाग, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है शब्द विश्लेषण भाग या शब्द वाक्वह भाग। अब आपको पता है कि शब्द व्युत्पत्ति भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो हम उपसर्ग लगा करके भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कि सत धन जन, तो सज्जन शब्द बना, तो इसमें सद क्या है, सद मान सकते हैं, सत मान सकते हैं। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या देता है ऑप्शन में, तो हमें उसी हिसाब से विकल्प के अनुसार अपने राइट आंसर को करना होता है। तो उपसर्ग के अनुसार भी शब्दों का निर्माण हो सकता है, प्रत्यय लगा करके भी शब्दों का निर्माण हो सकता है। जैसे बुराई शब्द है तो इसमें आई प्रत्यय जोड़ करके हमने बुराई शब्द का निर्माण कर लिया। समास लगा करके भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से उमा का कांत है जो, तो ये इतना बड़ा शब्द है तो इसको हम सामासिक शब्द में लिखेंगे तो उमा कांत। संधि के द्वारा भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि निष्ठुर शब्द है तो नीहि धन स्तुर, तो शब्द बना निष्ठुर। इस प्रकार से भी शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों याद क्या रखना है कि शब्द व्युत्पत्ति के भाग में कितने शब्द आते हैं, चार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। नेक्स्ट, अब आपको करना है शब्द विश्लेषणात्मक भाग। इसके अंतर्गत तीन शब्द आते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारक शब्द। अभी लेटेस्ट जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको तीन विकारी शब्द मिलेंगे विकल्प में और एक शब्द अविकारी शब्द दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है, या निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपने रीट प्री एग्जाम दिया है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक भाग में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपको याद रखना है कि विकारी शब्द चार होते हैं। मस्तिष्क में बैठा लो कि विकारी शब्द कितने होते हैं, चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको ध्यान रखो। और अविकारी, विकारी शब्द तो वो होते हैं जिनके द्वारा विकारी शब्दों में विकारक उत्पन्न कौन करता है, ए शब्द करते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। तो ये पांच वर्ड याद रखने हैं आपको कि विकारी शब्दों में किनके द्वारा विकारक उत्पन्न किया जाता है, तो लिंग, वचन, कारक, काल एवं वाच्य के द्वारा। ए माने नहीं और विकारी मतलब विकार। तो ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो कौन कौन से शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे शब्द भी चार होते हैं। ऐसे शब्द चार होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। एवं गौड़ रूप से आप निपात को भी अविकारी शब्द में रख सकते हो। तो इस पैराग्राफ से आपके लिए सिर्फ इतना सा क्वेश्चन बन सकता है कि शब्द व्युत्पत्ति भाग कौन कौन से होते हैं, शब्द विश्लेषणात्मक भाग कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारक शब्द कौन कौन से होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, तो आपका एक नंबर तो पक्का हो गया। नेक्स्ट, अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि विकारी शब्द क्या होते हैं और विकारक शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। तो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है तो किस किस के द्वारा विकार उत्पन्न होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा विकारी शब्द के विकारक कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दे देंगे। पहले ऑप्शन में ये दे दिया लिंग,
दूसरे ऑप्शन में ये दे दिया वचन, और तीसरे ऑप्शन में दे दिया कारक, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया पुरुष। अब आपको पता है कि संज्ञा का विकारक पुरुष नहीं होता, तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प हो जाएगा। शायद आपको ये चीज़ें नई लगें क्योंकि आपने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन गाइस मैंने हिंदी ग्रामर को फुल डिटेल से पढ़ा है, पूरी डीपली पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से आपको भी डीपली पढ़ना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, हमसे वो छूटना नहीं चाहिए। इतने अच्छे से आप अपने टॉपिक को रेडी करें कि एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को हमें करना है, चाहे किसी भी प्रकार से आ जाए, कितना भी घुमा के पूछ ले, फिर भी हमें करना है। तो आपको बताना चाहूँगी मैं कि संज्ञा, लिंग के द्वारा संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। आपको पता है लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो संज्ञा शब्द में जैसे कि लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया, तो संज्ञा के द्वारा, लिंग के द्वारा संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। वचन के द्वारा भी होता है। आपको पता है वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन जैसे कि लड़का है, लड़का संज्ञा है तो उसका बहुवचन रूप लड़के होंगे, तो वचन के द्वारा भी संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है। कारक, कारक के द्वारा भी संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, तो बालक ने, बालक को, बालक के लिए, तो कारक के द्वारा भी संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन काल, वाच्य और पुरुष के द्वारा संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के द्वारा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस प्रकार से, मैंने यहाँ पर लिखा यह और वह, यह लड़का पढ़ता है, वह लड़की पढ़ती है, कोई चेंज हुआ नहीं। लिंग के द्वारा सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन के द्वारा बिल्कुल सर्वनाम में वचन के द्वारा परिवर्तन होता है। किस प्रकार से, आपको पता है यह एक वचन है और यह का ए बन सकता है बहुवचन रूप। उसी प्रकार से तू एक वचन रूप है और तू का जो बहुवचन रूप बन सकता है वो बन सकता है दोस्तों तुम। तो वचन के द्वारा भी हो सकता है। कारक, कारक के द्वारा भी डेफिनेटली हो सकता है सर्वनाम में परिवर्तन। आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि इनके कारक के रूप भी होते हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमसे, इस प्रकार से तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो कारक के द्वारा भी हो सकता है, इन तीनों के द्वारा नहीं होता। अब विशेषण की बारी आती तो लिंग के अनुसार विशेषण में परिवर्तन हो सकता है। आपको पता होगा जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, तो लिंग में परिवर्तन हो गया। वचन, वचन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि स्त्रीवाचक विशेषण वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, सिर्फ पुल्लिंग शब्द ही वचन के अनुसार बदलते हैं। आपको ध्यान रखना है ये। किस प्रकार से, आपको पता है मोटा को बुलाओ और मोटे को बुलाओ, इस प्रकार से कारक, कारक चिन्ह युक्त विशेषण वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, तो कारक के द्वारा भी विशेषण में परिवर्तन किया जा सकता है, इन तीनों के माध्यम से नहीं। क्रिया शब्द है, क्रिया के द्वारा लिंग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आपको पता है आसानी से किया जा सकता है। जाता है, जाती है, वचन के द्वारा जाता है, जाते हैं। कारक के द्वारा भी किया जा सकता है आराम से, और काल के द्वारा भी किया जा सकता है कि जाता है, जाएगा, जाता था। वाच्य के द्वारा भी किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाया, जाता है, जाया, जाता है, जाती है, इस प्रकार से। और पुरुष के द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे कि उत्तम पुरुष में जाता हूँ, मध्यम पुरुष में आपको पता है ये जाते हो, और अन्य पुरुष में जाता है। तो क्रिया के सबसे ज़्यादा विकारक शब्द हैं। तो आपको अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों कि क्रिया के कौन कौन से विकारक शब्द हैं, तो इसमें क्रिया का कौन सा विकारक शब्द नहीं है, क्या पूछा जाएगा, क्रिया का कौन सा शब्द विकारक शब्द नहीं है। तो आपको पता है इसका कारक नहीं होता, बाकी के सब होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई समझने में समस्या आ रही हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में लिया जा सकता है। अब चलते हैं, अब आपने पढ़ा है कि व्युत्पत्ति भाग में, और दूसरा जो भाग था भाग विश्लेषण भाग, उसमें जो संज्ञा विचार है उसको लेते हैं। तो कारक विकारी शब्दों में पहला जो शब्द था वो कौन सा था, संज्ञा, तो संज्ञा से लेते हैं।
अब आपको पता है कि संज्ञा में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। तो इसमें सम उपसर्ग के साथ जानने अर्थ वाली ज्ञा धातु से संज्ञा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप से जानना या ठीक प्रकार से जानना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द है वो सम उपसर्ग से बना है और जा धातु के योग से, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप से जानना। उस प्रत्येक विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है जिसके वास्तविक अथवा आभासी जगत की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है। उस प्रत्येक विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है जिससे वास्तविक अथवा आभासी जगत की किसी वस्तु का नाम सूचित होता है। अब आंख मीच के आप जहाँ भी बैठे हुए हो ना, आंख बंद करो और आंख खोल के देखोगे तो जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती है वो सारी की सारी संज्ञा होंगी। अब नदी हुआ, पहाड़ हुआ, देवता हुआ, पशु हुआ, राम हुआ, पुस्तक हुआ, पानी हुआ, सुख हुआ, पानी हुआ, सुंदरता हुआ इत्यादि शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि वैसे तो संज्ञा एक ही है, उसके भेद असंभव है, परंतु अध्ययन अध्यापन की सरलता के संज्ञाओं के 3 भेद किए जा सकते हैं। तो पहली जो संज्ञा का प्रकार है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ व्याकरण जातिवाचक संज्ञा के पुनः दो उपभेद करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव्य माने आप जानते हैं वो तो गैसीय अवस्था, और वो पढ़ा होगा आपने। दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। वास्तव में तो जितनी भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं वो जातिवाचक ही हुआ करती हैं, लेकिन व्याकरणों में एक मत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 3। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञाओं के 4 भेद माने थे। यदि फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भोलानाथ तिवारी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, नाम दे के भी पूछा जा सकता है कि उसने संज्ञा के कितने प्रकार माने थे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उन्होंने एक और संज्ञा मानी थी क्रियार्थक संज्ञा। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। क्रियार्थक संज्ञाओं की सिंपल सी पहचान होती है, ये वाक्य के प्रारंभ में आती हैं। जिस प्रकार से टहलना का मतलब घूमना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। पढ़ाना मेरी विशेषता है। इस प्रकार से ये क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं वो हमेशा कर्ता के रूप में कार्य करती हैं, ना कि क्रिया के रूप में। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। कुछ व्याकरण गणना की दृष्टि से भी संज्ञाओं के भेद करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। तो 2 दृष्टि से हो सकता है। गणना की दृष्टि से इसके भेद हो सकते हैं 2, गणनीय संज्ञाएं और अगणनीय संज्ञाएं। गणनीय का मतलब ये होता है कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। जिस प्रकार से 2 बालक, 5 पेड़, इस प्रकार से 5 मनुष्य, 5 घर, इस प्रकार से रख सकते हैं। जबकि अगणनीय, अ माने नहीं और गणनीय मतलब गणना करने योग्य। तो अगणनीय संज्ञाओं के ना तो बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ना ही इनके साथ संज्ञावाचक विशेषणों को जोड़ा जा सकता है। हमने इस प्रकरण में संज्ञा के प्रचलित भेदों के ही स्वीकारते हुए इस प्रकरण को लिखा है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, गणनीय संज्ञाएं और अगणनीय संज्ञाएं। गणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगणनीय संज्ञाओं के अंतर्गत संख्यावाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगणनीय में आप समझ सकते हैं जैसे कि दूध आ सकता है, क्योंकि हम दूध को गिन नहीं सकते, ठीक है। नमक आ सकता है, तेल आ सकता है इत्यादि। अब आगे है इसमें व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाओं के विभेदक तत्व के। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में हम विभेद कैसे कर सकते हैं, इनको अलग कैसे कर सकते हैं, तो इनके पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः अनित्य होती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः शब्द पर फोकस करना है, अनित्य होती हैं।
क्योंकि आपको पता है व्यक्तिवाचक कुछ भी हो सकता है। आप अपना नाम आज कुछ है, कल कुछ भी। आईडी बना के आप फेसबुक आईडी वगैरह बनाते हो तो उसमें नाम चेंज कर सकते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत हो सकती हैं। किस प्रकार से? मैं किशन राम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हूँ। मैं, जो कि मेरा नाम, वह नित्य नहीं हो सकता। शरीर की समाप्ति के साथ ही शरीर की पहचान के लिए रखा गया नाम भी समाप्त हो जाएगा, सार्वकालिक नहीं हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि सरस्वती एक नदी थी, वह अब लुप्त हो गई, परंतु इस संसार में नदी समाप्त नहीं हो सकती। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नित्य हुआ करती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं नित्य हुआ करती हैं, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य हुआ करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, परंतु जातिवाचक संज्ञाओं को नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मेरा नाम किशन राम है, तो मैं इसे बदलकर प्राणेश कर सकता हूँ और सांसारिक मुझे उसी नए नाम के साथ जानने लग जाएंगे, परंतु मैं मेरी जाति को नहीं बदल सकता। मैं जिस जाति में उत्पन्न हुआ हूँ उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, उनको नहीं बदल सकते, नहीं बदला सकता। ऐसा संभव है कि मैं घोषणा कर दूं कि आज के बाद मुझे मनुष्य के स्थान पर पर्वत नाम से जाने। प्राय देखा गया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपने 2-2, 3-3 नाम रख सकते हैं ताकि किसी और नाम से किया गया कुकृत्य वास्तविक नाम के साथ ना जोड़ा जा सके। जिस प्रकार से आप रखते रहते हैं फेसबुक वगैरह पर अपनी आईडी बदल के, जैसे कि बंटी उर्फ बबलू। बंटी उसका स्कूल में नाम होगा और बबलू उसको घर पे बोलते होंगे। रामा अवतार उर्फ विजेंद्र इत्यादि। परंतु कोई है नहीं कह सकता कि मानव उर्फ पर्वत या शहर उर्फ नदी। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जाति अपना अपना स्थान होता है। जातिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक होती है। जैसे कि नदी शब्द है, तो नदी एक जाति है, लेकिन उसकी गंगा, यमुना, उसके अनेक नदियां हो सकती हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं एक ही होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तत्सम शब्दों से निर्मित एवं ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा इत्यादि को छोड़कर अर्थहीन हुआ करती है। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम ऐसे थोड़ी हैं। ऐसे मेरा नाम डिम्पल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फेस पर डिम्पल ही पड़ते होंगे। ओके। किसी का नाम नयन राम है ना, उसी प्रकार से कोई भी नाम हो सकता है। किसी का नाम चीकू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके चीकू जैसी शक्ल हो। तो नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? अर्थहीन। इसका मतलब ये नहीं है कि नाम के अकॉर्डिंग उसके काम हो। किसी का नाम रख दिया कुछ और काम उसके कुछ हैं। जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं में किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति या संगति नहीं होती है। किसी का नाम मोहन है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो मोहित ही करता हो, कि तो बिल्कुल देखता भी नहीं हो, इसलिए वो मोहन है। इसी प्रकार अन्य शब्दों के विषय में जानना चाहिए। लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा सार्थक हुआ करती हैं। मानव कहने से हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, मनु परंपरा से उत्पन्न संतति। पर्वत कहने से भूभाग उठे हुए हिस्सों जो पर्वतों से निर्मित है का बोध होता है। इसी प्रकार पानी से शीतलता, आग से उष्णता, सागर से अकूत जलराशि, तो पशु से पशुता, अन्य कोई अन्य ही सार्थक भाव हमारे मन में उपस्थित होता है। तो अब लास्ट में मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है अपने हाथों से, जिससे आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। क्योंकि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाओं के विभेदक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप डिटेल में नहीं लिखना चाहो, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, और उन्हीं को मैंने शॉर्ट रूप में आपको इन पॉइंटों में आपको लेके आई हूँ। तो इनको आप जरूर लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः अनित्य होती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, जबकि जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक ही होती है। वेरी मोस्ट पॉइंट। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन हुआ करती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक हुआ करती हैं। आई होप ये पहला भाग है संज्ञा से संबंधित आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको करना ही है, कुछ नहीं है इसमें। यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं कि हिंदी व्याकरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, शब्द व्युत्पत्ति भाग और विश्लेषणात्मक भाग। इसमें आप इनको लिख सकते हैं, उपसर्ग समास,
प्रत्यय, संधि और शब्द विश्लेषण भाग में इनको ऐसे डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने मेंशन किया हुआ है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारक शब्द। दूसरी स्लाइड, आपको क्या करना है, इस प्रकार से डायग्राम को बनाना है। मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। विकारी शब्द कौन कौन से, विकारक शब्द कौन कौन से और कौन कौन से शब्दों से विकार उत्पन्न होता है, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। उसके बाद आप संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद संज्ञा की आप भेद लिख सकते हैं और मोस्टली आप भोलानाथ तिवारी को मेंशन करके मोस्ट लगा करके उसने 4 प्रकार बताए थे। एक इसमें ऐड किया था क्रियार्थक संज्ञाएं, और गणना की दृष्टि से इसके 2 प्रकार होते हैं, गणनीय और अगणनीय। उसके बाद आप व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञाओं के विभेद तत्व, ये मैंने समझाने की दृष्टि से आपको स्लाइड ली थी, इसकी जगह आप इन 4 पॉइंटों को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट भाग कल मिलेगा। ये पहला भाग था संज्ञा से संबंधित। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसको अगली नेक्स्ट क्लास में लिया जा सकता है। और अपने साथियों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।